वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा आपका यहाँ पे जो भी बिहार में शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विश्व इतिहास कितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पे खास करके 9th-10th में और 6 to 8 में देखने को मिलते हैं एसएसटी सब्जेक्ट से। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 9th और 10th, जैसे कि पता होगा क्लास 9th और 10th में ही विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो उसी को देखते हुए क्लास 9th और 10th का जो चैप्टर वाइज है एमसीक्यूज़ मैं आपको करा दे रहा हूँ। खास करके वही चैप्टर मैं लिया हूँ जिसमें विश्व इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये जो भी एमसीक्यूज़ रेडी है वो आपको टीआरई 1 और 2 और 3 को ध्यान में रखते हुए ये सारा प्रश्न रेडी किया गया है जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे ही क्लास 9 का एससीईआरटी बुक में आइएगा, यहाँ पे जिसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या नाम है इसका जो नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैं अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मेरे द्वारा रेडी नहीं किया गया है, ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का देखें कि उनका ये एक टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीका का ये भेजा गया था एक एमसीक्यूज़ के रूप में। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी करा दूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ा ना तो मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चंस लगा, इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अपने क्लास पे स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्लास 9 के पहला चैप्टर, ये याद रखेगा ये जो चीज़ें हैं वो एससीईआरटी बेस हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे सवाल आता है निकल कर यहाँ पे यूरोप का राष्ट्रवाद से कि नेपोलियन ने किस राज्यों को भौगोलिक परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। तो किसको प्रदान किया, यहाँ पे अगर के आइएगा, थोड़ा सा इसको हम थिकनेस कम कर लेते हैं, तो इसका जो राइट होगा वो इटली और जर्मनी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद आता है कि जर्मनी ने कितने रियासतों का संघ था जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का यहाँ पे अधिकार था, यानी कि ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे कितना था, 39 जो राज्य थे, जो रियासत थे, उस पे जर्मनी का, जो कि जर्मनी में था, और ऑस्ट्रिया का यहाँ पे अधिकार था। ठीक है, अगला सवाल निकल के आता है जो कि सत्य कथन के रूप में पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश की स्थान पर ऑर्लेंस वंश की गद्दी सौंपी गई। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे, इस वंश का जो, इससे पहले हम बताना चाहेंगे जो भी लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सेल्फ स्टडी किट लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है बीपीएससी सिलेक्शन किट। इसमें जो भी आपका बीपीएससी में शिक्षक बहाली हो रहे हैं ना, चाहे वो पीआरटी के जो हो रहे हों या टीजीटी के हो रहे हैं या पीजीटी के हो रहे हैं, उस सारे के लिए मैं उसका सब सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स रेडी कर दिया हूँ ताकि आपको कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीका का चीज़ें मिल जाए। जैसे कि देख सकते हैं इस सिलेक्शन किट क्या है, जो कि हिंदी मीडियम मिलने वाले हैं। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारे सब्जेक्ट का, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इसका चैप्टर वाइज नोट्स मैं दूंगा। उसके बाद बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, टीआरई 1 2 3 का क्वेश्चंस रहेंगे, 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का सेपरेट पीडीएफ रहेंगे जो कि 600 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जिसमें रहेगा। तो जो ये सब सारा चीज़ हो जाने के बाद अगर आप इसको इतना कवर कर लेते हैं तो समझिए कि यहाँ पे 70 to 80% जो है आपका यहाँ पे जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। बाकी चीज़ आपको केवल और केवल प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देना रहेगा। तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, और आपको लेना होगा तो मात्र अभी लीजिएगा 299 में आप ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने कंट्री। शासक था लुई फिलिप था। तो याद रखिएगा ये जो दोनों बात दिया गया है ना वो सही दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे बुर्बो वंश था उसके बाद यहाँ पे आर्लियंस वंश आया था और उसका जो संस्थापक था वो लुई फिलिप था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे है, ये सम्मिलित करने के लिए आपके बुक्स में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे इस साइड में देखिएगा कुछ लोगों का नाम दिया गया है और वो किस टाइप के नेता थे उनको बारे में दिया गया है। जो लामार्टिन था ना दोस्तों, लामार्टिन जो था वो गणतंत्रवादियों का नेता था, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर के आइएगा यहाँ पे लुई ब्लॉन्क के बारे में, तो लुई ब्लॉन्क जो था ये सुधारवादियों का यहाँ पे नेता था। ठीक है, और जो गीजो था, गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, तो इसमें 3 हो जाएगा। और यहाँ पे लुई नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट था। तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है कि इटली के विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे किन किन गणराज्यों में गठित किया। तो बोल रहा है कि इटली के विजय के बाद नेपोलियन ने किस किस में गणराज्यों में यहाँ पे किया था। तो इसको सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन जो था ये 3 में विभाजित किया था। ठीक है, 3 गणराज्य में। अगला सवाल आता है कि कथन मेजनी के बारे में सत्य है।
यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो था वो मेजनी के बारे में सत्य था। जैसे कि वह एक इतिहासकार था, वह एक इतिहासकार नहीं, साहित्यकार था, तो बिल्कुल ये सही बताया गया है। अगला है कि वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला यहाँ पे दिया गया है कि सत्य कथन का पहचान कीजिए, कौन सा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपके किताब में दिया गया है। तो अगर देखिएगा ना, तो पहला यहाँ पे दिया गया कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था चार्ल्स एल्बर्ट था, बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है कि पिडमाउंट और सार्डिनिया इटली के राज्य थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि सत्य कथन पर पहचाने। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि नीसे और सेवाय नामक 2 इतिहास रियासत जो थे वो काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार किया। तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही किया जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। उसके बाद बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गैरीवाल्डी बारे में सही है। याद रखिएगा, सही के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। वह पेशे से नाविक था, बिल्कुल सही है। और 1862 में इसने रोम आक्रमण की योजना बनाई थी, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका ये करेक्ट होता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि काबूर ने गैरीवाल्डी के किस अभियान का विरोध किया। तो ये जो विरोध किया था ना, ये काबूर जो थे वो गैरीवाल्डी के रोम अभियान को यहाँ पे विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये जो इसका श्रेय दिया जाता है वो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा स्थापित किया, ये सही है, ठीक है। और वाइजर राज्य का एना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, जो कि ये भी सही है। यानी कि दोनों में से कोई असत्य नहीं है, तो ना ही 1 और ना ही 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है असत्य कथन का फिर पहचानने के लिए दिया गया है कि मेटरनिख ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया, ये तो बात सही है। उसके बाद 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि इनमें से किसने महान कूटनीतिज्ञ विस्मार को अपना चांसलर नियुक्त किया था। तो वो जो किया था वो विल्सन ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व युद्ध में फ्रांस के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मन का उदय हुआ, कौन सा युद्ध के बाद। तो ये सीडन के युद्ध के बाद, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का 16 नंबर क्वेश्चन आइएगा, तो दिया गया है यहाँ पे कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तमान में जो इटली और जर्मनी दोनों आते हैं ये यूरोप के हिस्सा है, ठीक है। और इसमें दिया गया है फिर मिलान करने के लिए यहाँ पे, तो याद रखिएगा पहला जो दिया गया यहाँ पे कुछ व्यक्ति का नाम दिया गया है और वो किस टाइप के लोग थे यहाँ पे उसका दिया गया है मिलान करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे पहला में आइएगा, पहला क्या दिया गया है मेजनी। तो मेजनी जो था ना वो यहाँ पे इटली का था, तो आप लोग याद रखिएगा पहला के ख हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे दिया गया हीगेल, तो हीगेल जो था एक दार्शनिक था, तो ऑप्शन ए पहल का हो जाएगा, क में हो जाएगा। और फिर आता है बिस्मार्क, तो बिस्मार्क जो था ना वो जर्मनी का चांसलर था। और एक जो बचता है विक्टर इमैनुअल, तो वो राजनीतिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ऐसा ही सवाल आपको ऐसा ही सवाल देखने को मिला है। अगर कि आप लोग TRE 1 में देखिए या 2 में देखिए या 3 में देखिए, SST का पेपर हिस्ट्री का खास करके, तो इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है कुछ लोग का फिर मिलान करने के लिए दिया जाता है, तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया कोसुथु, जो कोसुथु था ना वो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, मतलब ख हो जाएगा। और उसके बाद दिया गया दूसरा का एड्रियानोपोल की संधि, तो ये एड्रियानोपोल की संधि जो हुआ था यहाँ पे वो 1829 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1832 ईस्वी में हो जाता है। और पोलैंड का जो ये आंदोलन था वो एक दार्शनिक आंदोलन था, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर आता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के किस शासक को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो वो घोषित किया किसको, ऑटो को किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है यहाँ पे समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, जिन्होंने बुक्स पढ़े होंगे ना, या जिन्होंने मेरे नोट्स पढ़े होंगे, तो उसके बाद अगर कि आप लोगों ने ये सेट मारिएगा ना तो अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अगला आता है यहाँ पे कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो वो हुआ था 1861 ईस्वी में। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो वो जो था वो ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, फिर आता है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि कितने देशों के बीच हुआ था, तो वो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये एक जर्मनियन थे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो ये भी रूस में हुआ था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था पूछ रहा है, तो यहाँ पे जितने भी देखिएगा ये लुई क्लों हो गए, सेंट साइमन हो गए और रॉबर्ट ओमेन हो गए, ये यूरोपियन समाजवादी थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ये समाजवादी व्यक्ति नहीं थे, याद रखिएगा। फिर आता है वार एंड पीस किसकी रचना थी, तो लियो टोल्स्टॉय की ये रचना थी। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है मिलान करने के लिए। तो जैसे ही पहला में आइएगा क्या दिया गया है, दास कैपिटल, तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। फिर आता है चेका का जो संगठन था उसका स्थापना यहाँ पे लेनिन के द्वारा किया गया था। सॉरी, लेनिन के द्वारा नहीं, चेका जो था यहाँ पे एक गुप्त पुलिस संगठन था, तो ऑप्शन बी कर लीजिएगा। और यहाँ पे नई आर्थिक नीति में अगर के आते हैं तो इसके द्वारा लाया गया था, लेनिन के द्वारा लाया गया था। फिर आता है आपका कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु था, कार्ल मार्क्स का मृत्यु यहाँ पे 1883 ईस्वी में हुआ था। और स्टालिन के मृत्यु जो हुआ था आपको यहाँ पे 1953 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन ए कर लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नहीं, अब यहाँ से आता है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि पहला ही सवाल दिया गया है यहाँ पे कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था, तो याद रखिएगा वास्को डिगामा एक पुर्तगाली का ये था। यूरोपीय वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे ने सीखा था, किनसे सीखा था ये पूछ रहा है, तो ये जो सीखा था वो इंग्लैंड से सीखा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो सबको पता है ये बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था 1492 ईस्वी में हुआ था। और कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था, मतलब हुआ था, तो ये हुआ था 1420 ईस्वी में हुआ था। फिर है अगला सवाल आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, तो ये जो विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था वो था मैंगलन, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ने एंड के ऊपर में जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में आइएगा, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे सही और गलत दिया को चुनना है। पहला यहाँ पे दिया गया है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, तो नहीं, जो ये रेड इंडियन कहा जाता है ये उत्तरी अमेरिका के लोगों को कहा जाता था, तो ये हो जाता है आपका गलत। और अगला जो दिया गया है कि उत्तर महासागरीय द्वीप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, नहीं ऐसा नहीं था। उसके बाद आता है कि भारत अटलांटिक महासागर के पूर्व में स्थित है, ये भी गलत है। और मार्को पोलो ने भारत की खोज की, ये भी गलत है, जैसे कि पता होगा वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था। और फिर जेरूसलम वर्तमान इजराइल है, ये तो आपको पता होगा, ये सही है। उसके बाद आता है लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, तो ये भी सही है। और अमेरिकी ने नई दुनिया का विस्तार का खोज किया, न्यू वर्ल्ड का यहाँ पे खोज किया था अमेरिगो वेस्पूसी, तो उसके बारे में ये बोल रहा है। अगला आता है कि एक शब्द में निम्नलिखित में से उत्तर देने के लिए आपका बुक्स में दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा को मदद किया था, तो ये अब्दुल वजीद ने मतलब उसको हेल्प किया था। कहाँ पे, वही जो उत्तर महासागरीय था ना, वहीं पे ये मिला हुआ था, तो वहीं पे इसको ये डायरेक्शन दिया था उसको। अगला आता है न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया, तो ये जो लगाया था सर जॉन और सेबास्टियन कैवेट ने यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था, तो उसको जो कहा जाता था कैरावल कहा जाता था, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थान है, तो ये जो था केप ऑफ गुड होप था। 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई व मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था, यह अधिकार के मुद्दों को लेकर यहाँ पे ये चीज़ें हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल आता है कि 1453 में कुस्तुतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था? तो ये जो था तुर्की ने यहाँ पे जमाया था। और पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वो अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है, जो कि आपको वीवीआई हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है बस केवल आपको मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आता है यहाँ से नए चैप्टर की शुरुआत होता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? ये तो सबको पता होगा, तो ये वाशिंगटन में है। और कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो ये जो किया था टॉमस पेन ने किया था। और स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये जो हुआ था 1765 ईस्वी में ये पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो यहाँ पर जो अंग्रेजों का सेनापति था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसको सबको पता है, जुलाई 1789 ईस्वी में ये लागू हुआ था। फिर आता है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो वही अमेरिका में ही ये चीज लागू हुआ था। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला था? तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था ना, उसको यहाँ पे पेरिस की संधि के बाद में ये मान्यता मिला था। फिर आता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी का सेनापति कौन था? यानी कि जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था, तो मतलब अमेरिका को कौन सा वहाँ पे लीड कर रहा था? जॉर्ज वाशिंगटन थे। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होंगे। फिर आता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन ही थे। और जो सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। नॉर्मल एग्जाम में भी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी रेलवे का होता है, तो वहाँ पर भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, ये जो है यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि एक शब्द में उत्तर देना है इसको। कोई लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एडम स्मिथ ने। फिर आता है कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सेनापति लफायते कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो लफायते था वो ये फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। फिर आता है कि जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? तो इंग्लैंड का ये शासक था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था अमेरिका में हुआ था। फिर आता है कि नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो ये कोलंबस ने लगाया था। फिर आता है नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे कि अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो ये जो थे वो 13 उपनिवेश थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका अमेरिका में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन का टी पार्टी जो था यही इसका तत्कालीन कारण था, सबको पता होगा। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर की राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया था? तो टॉमस जेफरसन ने किया था। ये जितने भी मैंने बताए ये सब वीवीआई है। इसी टाइप के सवाल आपका टीआरई 1, 2, 3 में पूछे जा रहे थे और आगे भी पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं दोस्तों, जो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, ये भी नहीं, ये खुद अमेरिका महादेश में स्थित है। फिर आता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। और अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये गलत है, कोलंबस नहीं किया था। अगला आता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था, नहीं, ये उसका साथ नहीं दिया था। और फिर आता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, ये बिल्कुल सही है। और भी याद रखिएगा। स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले के समय पारित हुआ था, ये सही है आपका, ये राइट होता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रांस की क्रांति के बारे में। देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसका ट्रू फॉल्स वगैरह सारा कुछ। फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 में हुआ था। और प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो जो यहाँ पे पादरी लोग थे ना, वो प्रथम स्टेट में आते, जैसे कि पता होगा यहाँ पे 3 स्टेट में विभाजित था, ठीक है। जो सबसे गरीब तबका का लोग आता था स्टेट 3 में आता था, और जो पूजा पाठ कराने वाले थे लोग थे, अच्छे लोग थे, उसमें 2 में आते थे। और जो भी लोग यहाँ पे
पैसा वाले व्यक्ति होते थे वो दो स्टेट में आते थे, जैसा कि मैंने आपको नोट्स वगैरह में जो मैंने हिस्ट्री जब पढ़ा रखे हैं तो उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ बताए हुए हैं। जो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो द्वितीय स्टेट थे उसमें कौन लोग आते थे, तो कुलीन लोग आते थे यहाँ पे। तृतीय स्टेट में कौन लोग आते थे, तो वो दार्शनिक लोग आते थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। और वाल्टेयर क्या था, तो यह एक लेखक था। और नेक्स्ट सवाल पूछा गया यहाँ पे कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। जो रूसो था ना वो जनरल विल था, जनता की इच्छा था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो। मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो विधि की आत्मा। ये सवाल आपका टीआरई में पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखा था। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो वहाँ का जो राजा था ना लुई 16वां राजा था, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है कि फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक शब्द में यहाँ पे उत्तर देने के लिए बोला गया है कि लुई 16वां सन ईस्वी में किस ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, तो याद रखिएगा ये 1774 ईस्वी में यहाँ पे लुई 16वां फ्रांस का राजा बना था। कौन सा लुई 16वां की पत्नी थी, तो लुई 16वां की जो पत्नी के नाम थी मेरी अंत्योनेट इसका नाम था, याद रखिएगा। और फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं, तो उसको स्टेट जनरल बोलते हैं। और ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजी को क्या कहा जाता था, तो उसको टैक्स फॉर्मर कहा जाता था, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर आता है कि किसके सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेग्यू ने की, तो वो शक्ति का विभाजन। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शक्ति का विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये मॉन्टेग्यू ने किया था। आप लोग ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। फिर आता है कि किनकी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है, तो ये जो पुस्तक है ना ये रूसो की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में किसकी घोषणा की, तो यहाँ पे मानव और नागरिकों की घोषणा हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था, तो ये जो प्रसिद्ध नेता थे वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर नेता थे जैकोबिन दल का। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रांस की क्रांति से जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं विश्व युद्धों का इतिहास, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, आपको सबको पता है 1914 से 18 के बीच में चला था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो ये इंग्लैंड के हार हुआ था। और 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, तो ये जो अलग होया था ये इंग्लैंड ही अलग हुआ था। वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था, तो आपको पता होगा यहाँ पे यूरोप, जैसे कि वो वहाँ पे स्थित था, ये सारा कांड जो हो रहा था यूरोप में ही हो रहा था, तो वहाँ का मानचित्र में परिवर्तन आए थे। त्रिगुट समझौते में शामिल कौन कौन थे, तो जो त्रिगुट में शामिल थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1939 से 45 में, पता होगा आपका ये विश्व युद्ध हुआ था, तो 1939 में। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है, तो वो है आपको इंग्लैंड को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ है, तो वो जर्मनी पराजित यहाँ पे हुआ है। और द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया था, तो ये सबको पता है, जो पहला हिरोशिमा में 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी में यहाँ पे गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ था, तो ये 1945 में अंत हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक शब्दों में उत्तर जो कि बहुत ही VVI है। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप किन साम्राज्यों का पतन हुआ, तो वो साम्राज्यवादी जो साम्राज्य थे वहाँ का उसका पतन हुआ। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण यहाँ पे उसका तत्कालीन कारण था। धुरी राष्ट्रों में किस देश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया, तो वो जो किया था वो जर्मनी ने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, तो ये जो वर्साय की संधि थी ये बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी थी। अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के किस बंदरगाह पर गिराया था, तो वो नागासाकी पर गिराया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे, तो यानी कि
ये जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो बात निकलता है वो वर्साय की संधि में ही, इससे ही कुछ न कुछ उसको होते रहता है। अगला यहाँ पे जैसे ही आइएगा दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा एक देश था जो विश्व शक्ति बनकर उभरा, तो वो था जापान। आपका ये राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ किसकी संधि की, तो शांति संधि यहाँ पे जर्मनी के साथ में किया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया जाता है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को, तो यहाँ पे वुडरो विल्सन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था, 1920 ईस्वी में, और वर्तमान में इसको खत्म करके वही 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ अभी बोलते हैं, इसका स्थापना किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है नाजीवाद। हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये ऑस्ट्रिया का निवासी था। और नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक का पार्ट जैसे चिन्ह होता है ना, उसी टाइप से था। अगला आता है मीन कैंप किसकी रचना है, तो वो जो रचना है यहाँ पे हिटलर का रचना था। और जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था कौन सा, रूर क्षेत्र था वहाँ का, ये जो औद्योगिक क्षेत्र था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो जो वहाँ का मुद्रा था यहाँ पे जर्मनी का, आप लोग जरूर बताइएगा कौन सा ये मुद्रा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे ये देखिए बहुत ही इजी सवाल है, इसलिए मैंने बताए हैं, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर बता के जाइएगा यार कि आपका यहाँ पे जर्मनी का मुद्रा क्या था, समझ गए। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, तो बिल्कुल सही, यह एक तानाशाह शासक था, ये खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता था, तो ये लोकतंत्र का तो बिल्कुल भी नहीं था, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका सही है, ये लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, बिल्कुल सही, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और नाजीवाद में निरंकुश शासन का प्रावधान था, तो ये भी सही है। और वर्साय की संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीच निहित थे, ये भी सही है। और नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया था, ये भी सही है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर से यहाँ पे एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों में हम आते हैं। हिटलर का जन्म कब हुआ था, तब 20 अप्रैल 1789 में इसका जन्म हुआ था। और हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद किस वर्ष में संभाला था, तो 30 जनवरी 1933 को ये जर्मनी का चांसलर बना था। फिर आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद किस ईस्वी में किया था, तो वो जो किया था 1933 ईस्वी में किया था। नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था, तो वो जो प्रवर्तक थे यहाँ पे हिटलर प्रवर्तक थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहते थे, तो उसको राइख अस्टैग बोला जाता था। आप लोगों को पढ़े होंगे बुक्स, तो ये चीज़ पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है आपका, नेक्स्ट सवाल नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ इंपोर्टेंट चीज दिया गया। पहला सवाल है इसमें कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1865 ईस्वी में। तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 1750 में हुआ था। और तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था, तो ये जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, तो ये जो थी पलामू झारखंड की रहने वाली थी। ठीक है, अगला सवाल आता है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था, ये जो बनाया गया था कोल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी या बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1882 ईस्वी में हुआ था। और सन 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था, ये सवाल आपका बीपीएससी ने पूछ लिया है, जो कि सिद्धू कान्हू यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था, तो ये जो किया था 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया, तो वो जो धारा था यहाँ पे धारा 342, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो ये जो दिया गया था आपको पता होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब यहाँ से शुरू होता है एक शब्द में उत्तर। अगला जैसे कि सवाल देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में वन्य समाज किस में बटा था, तो ये कबीला में बटा सा। वर्ग जो वन्य समाज नहीं, यहाँ पे वर्ग समाज कर लीजिएगा, ये कबीला में बटा हुआ था। अगला आता है यहाँ पे कि वन्य समाज में
वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से किसने घुसपैठ की? तो जो किसने घुसपैठ किया था? ईसाई मिशनरी ने। अगला सवाल आता है कि जर्मन वन विशेषज्ञ ड्रॉयट्रिच बैडिस ने सन 1864 ईस्वी में किसकी स्थापना किया? तो भारतीय वन सेवा का यहाँ पे स्थापना किया गया था। कौन पहला संताली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया? तो तिलका मांझी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के कहाँ के निवासी थे? तो ये जो छोटा नागपुर के हो जाति के लोग थे वो सिंहभूम के निवासी थे, आप लोग याद रखिएगा। भागलपुर में राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दामिनी कोह कहा जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। फिर आता है नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जैसे आइएगा, किस वर्ष में संथाल विद्रोह हुआ था? आपको पता होगा 1855-56 के बीच में यहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था। और बिरसा मुंडा का जन्म किस साल को हुआ था, माने कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1874 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये जिसका जो राज्य का गठन था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जो कि बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। फिर आता है नेक्स्ट सवाल, शांति के प्रयास। नेक्स्ट सवाल नहीं, नेक्स्ट चैप्टर ये है शांति का प्रयास। तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है आपका। पहला ही सवाल इस चैप्टर में आएगा था कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पे था? तो ये जो था जेनेवा में था। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो जो राष्ट्र संघ का आपको पता होगा 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था, इसमें अमेरिका ही सदस्य नहीं था, याद रखिएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? कि राष्ट्र के बीच में जो था मतभेद को उत्पन्न न हो पाए भविष्य में, इसलिए इसको स्थापना किया गया था। मेन मोटो इसका था कि जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, तो इसका यही उद्देश्य था कि जो भी एक दूसरे में यहाँ पे मतभेद पैदा होते हैं दो देशों में, उसको एक जगह बैठकर हम लोग सुलझा लेंगे ताकि ऐसा कभी युद्ध न हो। लेकिन ये फेल हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो कौन सा है? संरक्षण परिषद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो वर्तमान में भी इसका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम है? तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कंट्री है 193 कंट्री है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो देख लेते हैं इसमें जिसका नाम है कृषि और खेतिहर समाज, इसमें कौन कौन सा सवाल महत्वपूर्ण है। दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहाँ पे जीवाणु पाए जाते हैं दलहनी पौधे में, याद रखिएगा, बहुत BBI है। शाही लीची बिहार में कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रबी फसल बोया जाता है, ये कब बोया जाता है? तो इसको नवंबर में यहाँ पे बोया जाता है। और केला बिहार में कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाजीपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चावल जो है बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये जो होता है रोहतास में होता है, इसीलिए रोहतास को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो जो गर्मा फसल होता है ना वो ग्रीष्म ऋतु में ही होगा। रेशेदार फसल को चुने तो इसमें जो रेशा पाया जाता है तो कपास का यहाँ पे के फसल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अगहनी फसल को चूंकि जो अगहनी फसल है ना वो चावल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर यहाँ से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। कपास एक कैसा फसल है? तो वह एक रेशेदार फसल है। मक्का कैसा फसल है? तो वह एक खाद्य फसल है, ठीक है। भारत एक क्या है? तो कृषि प्रधान देश है और भारत की 2/3 जनसंख्या यहाँ पे कृषि पर निर्भर है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्रोस और कल्चर से बना हुआ है, याद रखिएगा। चावल सर्वाधिक कौन सा जिला है? अभी बताया, मैं आपको बताया ना, रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा यहाँ पे चावल पाया जाता है। फिर आता है कि बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई और काटी जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कितनी फसल? 4 फसल। चावल के लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है? तो वो जो होती है उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि गेहूं के लिए कैसा मिट्टी चाहिए, तो वो चाहिए दोमट मिट्टी, आप लोग भूलिएगा नहीं। और मकई के लिए कैसा जलवायु चाहिए, तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 10th SCERT का बुक, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद ही। तो इसमें से देख लेते हैं कि चल कर के क्या कुछ इसमें क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 का हिस्ट्री, जो कि SCERT का है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद से देख लेते हैं क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिया गया है एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो इसमें दिया गया है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो सबको पता होगा, ये यूरोप महादेश के अंतर्गत में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो ये जो किया गया था वो किया गया था बुर्बो वंश का। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो ये जो था वो कार्बोनरी संगठन से था दोस्तों। जैसे कि पता होगा अभी जो आपका TRE3 एग्ज़ाम था, TRE3 के एग्ज़ाम पे यहाँ पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपका एग्ज़ाम अब नहीं होगा। आप जैसे कि पता होगा उसमें जो आपका टाइम लिमिट दिया गया है कि जो भी ये है वो मामला को 1 मंथ के अंतर्गत में वहाँ पे सुलझाए, जो भी राज्य सरकार है। ठीक है, तो 1 महीने के बाद हमको ज़्यादा चांसेस है कि आपको जून में अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो जुलाई में कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़िए। ठीक है, चौथा सवाल जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो वो था ऑस्ट्रिया, आप लोग याद रखिएगा। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो वो जो किया था यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। फिर आता है ये गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो जो गैरीबाल्डी था ना वो था एक नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो ये जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी यह संस्था थी, यह एक व्यापारियों की संस्था थी, आप लोग याद रखिएगा। और ये बहुत ही VVI सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 बार बार सवाल पूछा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था ना वो जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो ये जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो रहा है यूनान का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था, तो ये जो संधि हुआ था 1829 में एड्रियानोपुल की संधि वो टर्की के साथ में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक्स में दिया गया है, तो देख लेते हैं। के युद्ध में, खाली स्थान के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन पर दूसरी महाशक्ति, यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का यहाँ पे जन्म हुआ, तो किस युद्ध के बाद, तो याद रखिएगा वो सीडान युद्ध के बाद। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये जो हुआ था ये एक फ्रांस के बीच में हुआ था और प्रसा के बीच में हुआ था, ये दिया गया है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का भी अंत किया, तो वो आर्लियानिस्ट युग का भी अंत किया, आप लोग याद रखिएगा। वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ कौन रहते थे, जहाँ पोप रहते थे। ठीक है, उसके बाद जो इटली के अधिकार से बचा रहा, आप लोग याद रखिएगा इटली के अधिकार से, तो ये फिल ब्लैंक्स आपको सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो दिया गया है कि ईरान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक किसको वहाँ का राजा घोषित किया गया, तो उसको यहाँ पे किसको, तो ओटो को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है कि हंगरी की राजधानी कहाँ पे है, तो ये है बुडापेस्ट। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मिलान करने के लिए आपके बुक्स में दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो यहाँ पे मेजनी था, मेजनी जो था वो कहाँ का था, वो था इटली का, याद रखिएगा। फिर आता है कि हिगेल, हिगेल एक दार्शनिक था। बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क एक जर्मनी का चांसलर बना था। और इमैनुअल वेक्टर कौन था, तो यह एक राजनीति था, आप लोग याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है सवाल पूछा जाए। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है वो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, कब कौन सा युद्ध कौन सा सम्मेलन कब हुआ था उसके बारे में। तो जो वियना का सम्मेलन हुआ था ना वो 1815 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और जो मेटरनी का पतन हुआ था वो हुआ था 1848 ईस्वी में। और इटली का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1871 ईस्वी में। और विक्टर इमैनुअल जो था यहाँ पे 1870 ईस्वी में ये वहाँ का
बना था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर भी उस दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स ही दिया गया है। जो कोसूथ था ना, कोसूथ जो था वो हंगेरिया के राष्ट्रवादी नेता था, आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दूसरा आता है एड्रियानो पुल की संधि, जैसे कि ऊपर में भी मैंने बताया, जो एड्रियानो पुल की संधि हुआ था वो 1829 ईस्वी में हुआ था। और यूनान की स्वतंत्रता जो हुआ था वो 1832 ईस्वी में हुआ था। और जो यहाँ पे पोलैंड का आंदोलन हुआ था वो 1863 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। जो भी यहाँ पे सोशल साइंस से लोग एग्जाम देने वाले होंगे 6 to 8 या 9 to 10, उनके लिए बहुत ही ये बेहतर साबित होने वाली है। बहुत सवाल यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री से आप लोगों को पूछा जा रहा है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर आता है समाजवाद एवं साम्यवाद, तो देख लेते हैं इसमें से क्या कुछ आपका महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं एक एक करके। यहाँ से देखते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा वो हुआ था 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ यहाँ पर रूस का सम्राट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ? तो जो ये साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग आपका रसिया में हुआ था, रूस में हुआ था, याद रखिएगा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ये जो कार्ल मार्क्स थे ना, ये यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। और सबसे वीवीआई सवाल है कि वार एंड पीस की रचना किसने किया था? तो लियो टोल्स्टॉय ने यहाँ पे किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था दोस्तों? तो बोल्शेविक क्रांति देखिएगा तो नवंबर 1917 ईस्वी में ये चीज़ हुआ था। और लाल सेना गठन किसने किया था? तो जो लाल सेना गठन किया था वो किया था ट्रोट्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होता है। फिर आता है 9 नंबर क्वेश्चन कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो जो लेनिन की मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1924 ईस्वी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट लिटोस्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये जो हुआ था ना वो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। आप लोग वीवीआई है, इसको याद रखिए। अब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कुछ बन रहे हैं। रूस की क्रांति के समय वहाँ का जार कौन था, शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो जो किया था यहाँ पे लेनिन ने किया था, याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति किस ईस्वी सन में लागू हुआ था? तो ये नई आर्थिक जो नीति लागू किया गया था 1921 में किया गया था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये जो रॉबर्ट ओवन निवासी था वो था ब्रिटेन का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो ये जो माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक मिलान करने के लिए दिया गया है। जो दास कैपिटल बुक्स का लेखक था, तो आपको पता होगा दास कैपिटल का जो लेखक था यहाँ पे कार्ल मार्क्स था। ठीक है, जो ये चेका था, चेका एक आपको गुप्त संस्था था, आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है ये एक गुप्त संस्था था। ठीक है, उसके बाद अगर के तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो दिया गया था नई आर्थिक नीति, तो नई आर्थिक नीति कौन लगाया था? तो ये लेनिन लेके आया था। तो ये आपका एक ये हो जाएगा, लेनिन लेके आया था। जो स्टालिन की मृत्यु हुआ था ना, वो जो हुआ था आपका 1953 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग इसको भी मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं अगला चैप्टर के ऊपर में, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इससे देख लेते हैं क्या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपका दिया गया है। पहला ही सवाल आइएगा, पूछा जाता है, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसमें जो देश आते हैं ना वो आता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 देश आते हैं। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है वो कंबोडिया में स्थित है। साथ ही साथ अगला सवाल है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाल थे। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, उनको क्या कहते थे? तो उनको बोला जाता कोलोन बोला जाता था। ठीक है, जो नरोत्तम सिहानुक थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो जो शासक थे वो यहाँ पे कंबोडिया के शासक थे। आप लोग याद रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो ये जो लिखा था फान बोई चाउ ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो समझौता हुआ ना 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच में, वो हनोई समझौता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि वीवीआई है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो वो किसने दिया था? तो रसेल ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो जब यहाँ पे युद्ध समाप्त हुआ था उस समय यहाँ पे निक्सन जो था वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति था। ठीक है,
ये सवाल भी टीआरई में पूछा जा चुका है कि हुआ हुआ आंदोलन था वो किस प्रकार का आंदोलन था। तो याद रखिएगा यह क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे ये राइट होता है। अब वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके इस चैप्टर से क्या कुछ बन रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये अंकोरवाट का मंदिर था जो कि कंबोडिया में स्थित था। फिर आता है कि समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो वो जो बांटा था ना वो जिनेवा समझौता था दोस्तों, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था। तो इनका जो दूसरा नाम था न्यूगन आई क्योक नाम था, दूसरा नाम था इनका। ठीक है, दियन वियन फू के युद्ध में कहाँ बुरी तरह हार गए थे। तो ये जो हारे थे ये फ्रांस में हारे थे। अनामी दल का संस्थापक कौन थे। तो ये जो अनामी दल का संस्थापक थे वो जोगवेन आई थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस की। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो ये जो व्यवस्था थी ना ये एक तरह के बंधुआ मजदूरी थी। और बौदाई कौन था। तो अन्नाम का ये शासक था। ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 6 से 8 में हिस्ट्री के लिए और साथ ही साथ टीजीटी हिस्ट्री के लिए जिनका सब्जेक्ट होगा। जिनेवा समझौता कब और किन के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में लाहौस और कंबोडिया के बीच में ये हुआ था। जैसे कि मैंने बताया जो हुआ आंदोलन था यह एक धार्मिक बौद्धिक आंदोलन था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से भी नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो देख लेते हैं इससे क्या कुछ आपका सवाल बुक से बन रहे हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। ये तो बहुत ही फेमस सवाल है। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि का हुआ था दोस्तों। तो ये जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो जो लखनऊ समझौता था 1916 ईस्वी में हुआ था। और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये जो पारित हुआ था सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था। तो ये जो खिलाफत आंदोलन था ना 1920 ईस्वी में खलीफा के लिए इस लड़ाई हो रहा था, टर्की में शुरू हुआ था। फिर आता है सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ये जो पारित हुआ था ना 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की। जो आरएसएस है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका जो स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा यहाँ पे हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई। तो ये जो दिया गया था वो बारदोली सत्याग्रह के द्वारा दिया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, बहुत ही फेमस सवाल है। तो जो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है वन लाइनर के रूप में दिया गया है, देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक और किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल है दूसरा नंबर क्वेश्चन से कौन भारत के खिलाफ आंदोलन के खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे वो महात्मा गांधी ही थे, याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था। तो जो स्थगित किया गया था 5 फरवरी 1922 को, जैसे कि चौरा चौरी कांड हो गया था उसी समय इसको स्थगित कर दिया गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सर जॉन शोर थे यहाँ पे साइमन कमीशन के अध्यक्ष, आप लोग याद रखिएगा। 1857 में किस कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो जो 1857 में था ना वो भू राजस्व कर के विरोध में आंदोलन स्टार्ट हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ से सुमेलित करने के लिए कुछ आता है तो हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। गांधी का चरण यानी गांधी जी का जो गांधी युग भारत में जो स्टार्ट होता है तो जब वो इंग्लैंड से आते हैं 1917 के बाद से, यानी कि 1939 से लेकर 1947 तक का जो युग बोला जाता है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जो चौरा चौरी कांड हुआ था जैसे कि मैंने बताया वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और साथ ही में जो नेक्स्ट सवाल है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ना वो WC बनर्जी ही थे। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। तो इसको 1911 में लिया गया था। और हिंदू महासभा और मोपला विद्रोह 2 चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो ये दिया गया है
हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये केरल के मालाबार तट पे हुआ था, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ भी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होता है। आप यहाँ सबका नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होता है, जिसका नाम है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, उसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है यहाँ पे। उसका जो नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, तो इसमें कुछ भी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग आपको बताते चलते हैं। पहला ही सवाल जैसे कि आइएगा दिया गया है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो जो इसका आविष्कार हुआ था ना, वो आपका यहाँ पे हुआ था 1870 ईस्वी में, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? जो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया था वो यहाँ पे हैम्फ्री डेवी के द्वारा आविष्कार किया गया था, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि क्या आता है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कारखानों कपड़ा मिल का जो हुआ था स्थापना कब हुआ था? तो देख लेते हैं कि उसका स्थापना कब हुआ था। उसका जो स्थापना हुआ दोस्तों 1851 ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये जो किया गया था ये आपका कलकत्ता में किया गया था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो जो कोयला उद्योग का प्रारंभ था ना, वो 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? तो ये जो किया था 1907 ईस्वी में किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये जो हुआ था ना 1928 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो ये जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका। अगला सवाल है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था ना, वो हुआ था 1881 ईस्वी में, तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है वन लाइनर क्वेश्चंस, देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। सन 1838 ईस्वी में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो जो ये चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो लंदन में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है किस नए सन में, किस ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित किया गया था? तो ये जो किया गया था 1948 ईस्वी में किया गया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, तो न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू किया गया था? तो ये 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये आईएलओ की स्थापना, यहाँ पे आईएलओ की स्थापना जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ से हम देख लेते हैं क्या कुछ आपका मिलान करने के लिए बुक्स में दिया गया था। स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, उसके बाद फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया था वो कौन किया था? वो जॉन के ने किया था। पावर लूम का जो आविष्कार किया गया था एमंड्स कार्टराइट के द्वारा किया गया था। और वास्प इंजन का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा? जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार किया गया था सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था, तो आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ने यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर आपका, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो देख लेते हैं इसमें क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, कौन कौन सा क्वेश्चंस दिया गया है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस राज्य की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये कौन सी प्रवृत्ति थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति आपका सही उत्तर होगा। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो उसको जो माना जाता है वो माना जाता है प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो वो जो संभव था वो संपत्ति का जमाव संभव हुआ। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू किया गए? तो उसको जो करते हैं ना, उसको मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो किसको किया है प्रभावित? तो किया है शहरीकरण को प्रभावित यहाँ पे किया है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है? तो जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा मिलता है देखने को वो मिलता है महानगर में, यानी कि मेट्रो सिटी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सघन जनसंख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होता है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो यहाँ पे पहुँच गई थी 40 लाख के बीच तक पहुंच गया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो वो जो वहाँ पे लागू हुआ था यहाँ पे 1870 ईस्वी में ही लागू हो गया था। 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के
रूप में उभर कर आया। तो जो ये थे ना मिडिल क्लास के लोग, वो वहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आए थे। अगला सवाल है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो ये जो किस वर्ग का शोषण हुआ था ना, वो सबसे ज़्यादा पूंजीपति लोग के द्वारा, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, उसका भी अभी भी शोषण उन्हीं का होता है। तो इनका शोषण हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कि शहरों के विस्तार में भव्य किसका निर्माण हुआ, तो परफोटोक का निर्माण हुआ, आप लोग याद रखिएगा। लंदन जो है भारी संख्या में किसको तो प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ दिया गया है, बाकी हम यहाँ पे चल के आते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल जैसे ही यहाँ पे आइएगा, अगला सवाल नहीं, यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस दिया गया है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वो जो होता था रेशम मार्ग से होता था, आप लोग याद रखिएगा। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया, तो वो था दिलमुर शहर था यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल आता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी। तो ये जो सबसे बड़ा क्रांति था ना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति था। इससे पूरा दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आया, साथ ही साथ कल कारखाने का विस्तार हुआ। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जो गिरमिटिया मजदूर होते थे बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ। तो ये जो आरंभ हुआ था ना 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा जो सवाल है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये जो विश्वव्यापी संकट आर्थिक संकट आया था 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो ये जो नया शासन प्रणाली था वो फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली था। ब्रेडेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो जो ब्रेडेन वुड सम्मेलन हुआ था ना 1944 में हुआ था, और यही ब्रेडेन वुड का दोस्तों परिणाम था कि जो 1945 में यूएनओ का स्थापना होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है। अगला आता है कि भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो ये जो हुआ था 1990 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो ये जो हुआ था यूरोपीय संघ का यहाँ पे स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा बसाया गया था। तो यूनानी सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है कहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो ये यूरोप में प्रारंभ हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। खाली स्थान नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ, किस सम्मेलन से, तो वो ब्रेडेन वुड सम्मेलन से। ब्रेडेन वुड सम्मेलन से कौन सा चीज़ का हुआ, यूएनओ का भी स्थापना हुआ था, विश्व बैंक का भी स्थापना हुआ था, और आईएमएफ का भी यहाँ पे स्थापना हुआ था। तो ये तीन चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर क्या बेरोजगारी नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या, यहाँ पे जो आर्थिक मंदी आया था उस समय बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा समस्या था। अगला यहाँ पे 5वां नंबर जो दिया गया है कि खाली स्थान 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्रता मिली। तो कि कब, यहाँ पे जॉन विलियम्स ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्रता कर दिया, यानी कि एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे बताना था। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है मिलान करने के लिए। जो औद्योगिक क्रांति हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। हिटलर का जो उदय हुआ था, जैसे कि पता होगा, जो हिटलर का उदय कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मतलब जगह बताना है, जर्मनी में हुआ था। विश्व आर्थिक उदय, तो जो विश्व आर्थिक जो उदय हुआ था वो यहाँ पे 1929 ईस्वी में हुआ था, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है कि विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो वो आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। और जो यहाँ भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ था तो कब हुआ था, आप लोग का हुआ था 1990 के बाद में हुआ था। और विश्व बाजार की जो शुरुआत हुआ था, विश्व बाजार की शुरुआत हुआ था 1999 के बाद में हुआ था। तो आप लोग इसको मिलान को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये द इंड होता है। आपको मैंने जो भी यहाँ पे क्या क्लास 9 का और क्लास 10 का हिस्ट्री का
आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से जो भी सवाल यहाँ पे पूछा जाता है वो मैंने आपको करा दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास क्या चीज़ का मैं लूँ ये भी आप लोग बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।